हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आप लोग को पता है ये थर्ड वीडियो है, सेकंड पेज। ओके, सो ये थर्ड वीडियो है क्वेश्चन फ्रॉम नान्स पार्ट 3 का। क्वेश्चंस है, पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। पहले आप क्वेश्चंस ट्राई करना और फिर बाद में सॉल्यूशन का वीडियो देखना, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो जो लोग जो लोग क्वेश्चंस सॉल्व करके आए हैं, ट्राई करके आए हैं, उनको ये बात तो पता चल गई होगी कि आज के पाँचों के पाँच क्वेश्चंस जो थे वो इजी नहीं थे। ठीक है, तो वो बात पे तो मैं भी अग्री करूँगी, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार सॉल्व की थी तो मुझे भी थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई थी। क्योंकि मेन रीज़न डिफ़िकल्टीज़ का सोचो क्या है, तो भाई हमारे जो रिएजेंट्स है वो नए हैं का मतलब हमने जितने क्लेडन में किए थे वो नहीं है, यहाँ अलग नए हैं। तो एग्जामिनर ऑब्वियसली हमारी एक बुक के रेफरेंस पे तो नहीं क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला। तो ये नान्स की बुक में हमने नए रिएजेंट्स प्रेजेंट है। तो चलो, आप लोग को पांचों क्वेश्चंस नहीं आए वो बात तो ठीक है, पर हम लोग ये एक पॉजिटिविटी रख सकते हैं कि अब हमने नए रिएजेंट सीख लिए हैं और जब नेक्स्ट टाइम अभी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम्स में आए तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने ऐड किया CDIA और फिर ऐड किया हमने मैग्नीशियम मोनोमिथाइल मैलोनेट। ठीक है, तो अब जैसे कि आप लोग को ऑब्वियसली नहीं पता होगा कि CDI का और मैग्नीशियम मोनोमिथाइल मैलोनेट का क्या फंक्शन है, तो हम लोग देख लेंगे। क्योंकि हमने किया नहीं है इसलिए हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो आपको करके नहीं आ रही है या तो आपको बिना करके नहीं आ रही है। करके नहीं आ रही तो ठीक है, आप अफसोस करो, और अफसोस करने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और अगर आपको बिना करके नहीं आ रही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है, तो आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे CDI का मतलब क्या है। तो CDI का फुल फॉर्म होता है भाई कार्बोनाइल इमिडाज़ोल। ठीक है, कार्बोनाइल इमिडाज़ोल, और दूसरा है हमारा मैग्नीशियम मोनोमिथाइल मैलोनेट। कार्बोनाइल इमिडाज़ोल CDI का मेन रोल क्या है, हमारा जो कार्बोक्सिलिक का OH है वो ग्रुप हट के हमारा इमिडाज़ोल प्रेजेंट हो जाता है। अब जो इंटरमीडिएट बना वो क्या है, एसिड इमिडाज़ोल। अब इन्होंने ऐड किया मैग्नीशियम मोनोमिथाइल मैलोनेट। मैलोनेट मतलब मैलोनिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, या तो फिर आई गेस लास्ट टू लास्ट, तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को मैलोनिक एसिड का। तो बस उसका मैलोनेट फॉर्म है, तो उससे क्या होगा, एक तरफ जो है वो एस्टर आ गया। तो हाँ, और सबसे पहले मैग्नीशियम मोनोमिथाइल मैलोनेट से क्या निकलने वाला है, CO2 निकलने वाला है। CO2 हमारे इंटरमीडिएट में से नहीं निकलने वाला है, ये याद रखना। CO2 हमारा जो रिएजेंट हमने ऐड किया उसी में से CO2 निकलेगा। अब सोचो, इसमें से CO2 निकल गया, ठीक है, तो अब क्या बचा, ये कार्बन। तो ये कार्बन डायरेक्टली ये वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। हमारा जो ये कार्बन है ये हमारे डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करके हमें ये प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो थी तो वही बातें जो हमने बीटा कीटो एस्टर जो फॉर्म हो रहा था हमारा, उसी के बारे में है। बट मेन सिर्फ चीज़ इतनी है कि जो CDI और मैग्नीशियम मोनोमिथाइल मैलोनेट है उसका फंक्शन हमने यहाँ देखा। अब उसी के जैसा ही एक और क्वेश्चन प्रेजेंट है यहाँ, सेकंड नंबर का, जो मैंने आप लोग को दिया था। तो ये क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन में मैं आपको ये बता दूँ, मैंने आपको है ना दो क्वेश्चन, मतलब ये जो दो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली दे दिए थे। मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ रखा था, ये इसलिए रखा था क्योंकि ये जो स्टेप ये हमने सीखा यहाँ पे, तो सेम टू सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड, CDI और मैग्नीशियम मिथाइल मैलोनेट दे देंगे उन लोग, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, देखो ये CO2 यहाँ से हटेगा और ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर देगा। तो इसका एक कार्बन और COOMe प्रेजेंट हुआ, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का था वो कार्बोनिल जैसा का वैसा रहेगा। तो ये प्रोडक्ट मिल गया। ऊपर के दो मैंने इसलिए नहीं आप लोगों को क्वेश्चन मार्क दिया क्योंकि मैंने करवाया नहीं है, तो मुझे नहीं पता आप लोग का कितना कंटेंट हुआ है या फिर ख़त्म है, मतलब वो तो मुझे आइडिया नहीं, इसलिए मैंने करवाया नहीं। तो मैंने अपने हिसाब से ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिए, पर मैं आप लोग को बता दूँ कि एक्चुअली में है क्या ये। सबसे पहले इन्होंने ऐड किया सोडियम और अमोनिया। ठीक है, तो सोडियम और अमोनिया के लिए सब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और वो चैप्टर मैंने करवाया नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो OBN है ये वो एक्चुअली में एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है किसका, OH का। तो OH का प्रोटेक्शन किया गया है BN ग्रुप से। ठीक है, और प्रोटेक्शन हम लोग क्यों करते हैं कि रिएक्शन ना हो।
मतलब दूसरी रिएक्शन अगर हमें कार्बन पे चाहिए तो वहाँ रिएक्शन हो और ऑक्सीजन पे ना हो, तो प्रोटेक्शन इसलिए करते हैं। सो जैसे हम लोग ने OBN ऐड कर दिया, अब अगर इसका डी प्रोटेक्शन करना हो तो हम लोग ऐड करते हैं सोडियम और अमोनिया, जैसे हम यहाँ इन्होंने ऐड किया। तो जैसे ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब OBN कन्वर्ट हो जाएगा OH में। सपोज़ करो ये गया और ये हमारा बन गया HOH, ठीक है। तो ये अब देखो, ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप हुआ वो कौन सा है, ये है प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने किया है स्वान ऑक्सीडेशन। स्वान ऑक्सीडेशन मैंने नहीं करवाया है, और आप लोग ये टेंशन मत लेना कि ये नहीं करवाया तो नहीं ही रहे करवाऊँगी। एक्चुअली जैसे जैसे क्लेडन में आता जाएगा मैं वैसे वैसे करवाती जाऊँगी। तो स्वान ऑक्सीडेशन में का मेन रोल क्या है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट हो तो प्राइमरी अल्कोहल को वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और सेकेंडरी अल्कोहल को वो कीटोन में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि यहाँ प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। एग्जामिनर जो है वो हमारे दोस्त तो नहीं है, वो तो याद रख लो आप लोग, वो हमारे दुश्मन ही है। हमें डायरेक्टली स्वान ऑक्सीडेशन के बारे में नहीं पूछेंगे, वो लोग क्या करेंगे, ऑक्जेलाइल क्लोराइड डालेंगे। अब ऑक्जेलाइल क्लोराइड क्या है, C2O2 और Cl2, ठीक है। तो वो जो है ऑक्जेलाइल क्लोराइड, तो कभी कभी ये नया देखोगे, अरे ये तो हमने किया नहीं, पर एक्चुअली में आपको आता होगा, आपको स्वान ऑक्सीडेशन आता होगा, पर आपको ये जो ग्रुप था वो नहीं पता होगा। तो इसलिए हम लोग डिटेल में जाते हैं कि हम लोग स्वान ऑक्सीडेशन के जब रिएजेंट्स करेंगे तो उसमें पता चलेगा ये प्रेजेंट है ऑक्जेलाइल क्लोराइड। और अगर एरो में सिर्फ ऑक्जेलाइल क्लोराइड भी लिख दे या दूसरे रिएजेंट्स, तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट जो है वो NaOCl। तो NaOCl जो है वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब आप देखो, ये वाले ग्रुप में अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालती हूँ तो क्या चेंज होगा। देखो यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, यहाँ भी नहीं होने वाला, यहाँ भी नहीं होने वाला, तो होगा कहाँ, CHO। तो CHO किस में ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये हमें मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो 2 स्टेप है ये मैंने नहीं करवाया था इसके रिलेटेड कोई भी थ्योरी, इसलिए ये जो 2 रिएक्शन है मैंने नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं दिए थे, आप लोग को सिर्फ ये दिया था क्योंकि अगर आप लोग ये आ गया हो बाई चांस भी तो आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने लिस्ट बनाई है कि कौन से रिएजेंट्स है बीटा कीटो एस्टर फॉर्म होने के लिए, तो ये दोनों उसमें ऐड कर लेना, CDI और मोनोमिथाइल मैग्नीशियम मोनोमिथाइल मैलोनेट। ओके, सो ये वाला रिएक्शन तो मैंने दिया नहीं था, पर मैं एक्चुअली मैं सच में जानना चाहूँगी, अगर आप लोग को ये मैंने क्वेश्चन में दिया है कंपाउंड, तो अगर इसका मैं अल्काइलेशन करती हूँ, अल्काइलेशन मतलब मैंने ऐड किया अल्काइल हैलाइड, तो कहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैक होगा। मैं आप लोग को ऑप्शन भी दे देती हूँ, या तो ये पोजीशन पे या तो ये वाले पोजीशन पे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके सोच लो, फिर मुझे बताना। एक्चुअली जब मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था ना ये क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया पता है, मैंने हमारा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। पर एक्चुअली में अल्काइल ऐड ग्रुप हो रहा है यहाँ पे, मैंने सोचा कि ये है कीटोन, ठीक है। तो कीटोन का रूल ये है कि इनॉल कौन से फॉर्म होगा, साइड फॉर्म होगा जहाँ लेस सब्सटीट्यूशन है, तो लेस सब्सटीट्यूटेड मतलब ये साइड हुआ, तो इसलिए मैंने अल्काइल ग्रुप यहाँ ऐड किया। बट एक्चुअली में ये जो है ये कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं है, ये है कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 2 3, इसका मतलब ये है 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, और इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा एसिडिक होगा और अल्काइलेशन भी यहाँ होगा, ठीक है। तो मेरी मिस्टेक थी, तो मैं सोची अगर आप लोग ने भी की हो या फिर अगर ना की हो, तो अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कन्फ्यूजन का टाइम आ जाए तो आप लोग बच जाओ, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कभी कभी हम लोग इतना फोकस्ड रहते हैं ना कि हम लोग को साइड वाली चीज़ें ही नहीं दिखती है। तो हमारा जो फोकस का एरिया है, हमारा एरिया बढ़ाना है हमें, ओके। तो जैसे कि मैंने सिर्फ कीटोन देखा, एक्चुअली में मुझे ये पूरा देखना था जिससे पता चले ये है 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था। तो ओके, ये सिंपल ही क्वेश्चन है, ये हमारा बीटा कीटो एस्टर है, उसमें इन्होंने अल्काइल हैलाइड ऐड किया, ठीक है। पर मेन चीज़ ये क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है 1,3 डाइकार्बोनिल हो तो ये प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा और उसके वजह से अल्काइलेशन भी यहाँ होगा, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्म हो रहा है डाई एनायन,
डायनाइन कैसे फॉर्म हो रहा है, कभी भी हम लोग जैसे कि देखो यहाँ भी इन्होंने बेस ऐड किया है तो एक ही मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, पर यहाँ मतलब एक मॉलिक्यूल ऐड नहीं करते। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो ऑब्वियसली एक ही इक्विवेलेंट होगा। यहाँ इन्होंने दिया है 2 इक्विवेलेंट, इसका मतलब 2 जगह हमें ये फॉर्म होगा Li वाला। तो यहाँ ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ OLi फॉर्म होगा और यहाँ भी OLi फॉर्म होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा ये वाला जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ से गया, दूसरा प्रोटॉन यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब जब 2 साइड की कंपैरिजन करें तो ये जो है ये वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए अल्काइलेशन हमारा इस तरफ हो रहा है और इस बीच में नहीं, ठीक है। अभी ये भी हो सकता है कि हम लोग है ना, मतलब फटाफट कभी भी ध्यान ना दे तो 1,3 डाइकार्बोनिल ऑब्वियसली अल्काइलेशन इधर है, पर हमें ये देखना है अगर डायनाइन फॉर्म हो रहा है तो वो रूल अप्लाई नहीं करेगा। सेम टू सेम है अल्काइलेशन, यहाँ पे सेम डायनाइन जनरेशन परमिट्स अल्काइलेशन एट द मोड हिंडर्ड अल्फा पोजीशन। यहाँ भी इन्होंने देखो NaH का एक इक्विवेलेंट और N ब्यूटाइल लिथियम का एक इक्विवेलेंट, यहाँ इन्होंने LDA का ही 2 इक्विवेलेंट, यहाँ इन्होंने 2 अलग अलग चीज़ों का एक इक्विवेलेंट लिया। तो पता चला हमें 2 बनेंगे, एक इसका एनायन OLi बनेगा, एक इसका बनेगा। पर अब हमारा जो अल्काइल हैलाइड ऐड होगा तो वो जो अल्काइल हैलाइड है, वो जो अल्काइल हैलाइड है वो कहाँ पे जाएगा, ये पोजीशन पे ना जाके यहाँ आएगा। अब वैसे देखा जाए तो ये है हिंडर्ड पोजीशन, क्योंकि यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर फिर भी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो डाई एनायन का जनरेशन है इट परमिट्स अल्काइलेशन एट द मोर हिंडर्ड अल्फा पोजीशन, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना कि अगर कहीं भी हमारा डाई एनायन फॉर्म हो रहा है तो हमारा जो 1,3 डाइकार्बोनिल पे होना वो ज़रूर के बीच वाला प्रोटॉन जाना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग फिर जब 4 ऑप्शंस देखो तो उसको ध्यान से एनालाइज करके फिर प्रोडक्ट बनाना। ये यहाँ तक का ही था। अब जो आगे का देखने वाले हम लोग बाकी का एक ही क्वेश्चन बचा, तो वो हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन पे देखेंगे। तो वो कैसे, अब देखा जाए तो ये COOMe था, ठीक है। तो वो ग्रुप हट के यहाँ CO2 चला गया साइड से और हमें यहाँ कंपाउंड ये प्रोडक्ट मिला। अब ऐड तो इन्होंने क्या किया, LiCl और DMSO एट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एट विथ हीटिंग, ठीक है। ये एक चीज़ करने से इन्होंने डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये वाला स्टेप है ना, मैं आप लोग को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन के एक और 2 नए तरीके हमने देखे। जब मैं आपको ये क्वेश्चंस का पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड किया था तब हमने 2 डीकार्बोक्सिलेशन के तरीके देखे थे। कौन सा था, हीटिंग, और दूसरा था कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जब हम लोग ये दोनों चीज़ें अगर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हमारे रिएक्टेंट में COH प्रेजेंट है तो वो एज अ CO2 के तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग और 2 तरीके देखेंगे किसको निकालने के लिए, COOR, ठीक है। यहाँ तो चलो H है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कोई भी निकाल देगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। COR में क्या होता है, हमारा जो R है वो अल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3 अज्यूम करो, तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा और फिर हमारा CO2 यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इसकी मैकेनिज़्म हम देख लेंगे पहले। ओके, तो सबसे पहले LiI ऐड किया तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में ये Li+ फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि Li ऑक्सीजन की तरफ पहले जाएगा। सो जैसे ये होगा, अब हमारा आयोडाइड बचा, तो आयोडाइड ये जो मिथाइल है, ये जो अल्काइल ग्रुप है उस पर अटैक करके उसका हैलाइड बना देगा, अल्काइल हैलाइड। फिर बचा हमारा CO2 और फिर हमारा CO2 निकलेगा और हमें डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ एक एम्प्टी प्लेस, मतलब COOMe पूरा हमने निकाल दिया एक्चुअल में, ठीक है। और एक और तरीका है, एक तो है डीकार्बोक्सिलेशन इंक्लूड्स हीटिंग ऑफ इंक्लूड बीटा कीटो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। अगर हम लोग हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड तो भी हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होगा। एक और मेथड है 4N डाईमिथाइल अमीनोपिरिडीन, मतलब DMAP शॉर्ट फॉर्म में, और ये आपने काफ़ी रिएक्शन में देखे भी होंगे इन वाटर एंड टोल्यून, तो उससे भी क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ये मेरा 5th था क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये हार्ड लगा हो ना तो एक्चुअल में मैंने सिर्फ इसमें एक डीकार्बोक्सिलेशन का
एक और तरीका जानने के लिए ही ये क्वेश्चन डाला था। मैं मानती हूँ आप लोग को नहीं आया होगा क्योंकि हमने ये चीज़ें एक लेसन में की ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नान्स की बुक में नई हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ये वीडियो इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग नई चीज़ें सीखें, इसलिए नहीं कर रहे कि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो। पर्टिकुलरली ये वीडियो की बात की मैंने, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये हमारा बीटा कीटो एस्टर था और यहाँ हमारा CO2 निकल गया। क्या यूज़ किया? DMAP फॉस्फेट बफर इन प्रेजेंस ऑफ टोल्यून एट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो बस हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें नए नई चीज़ें, नए नए रिएजेंट्स, क्योंकि केमिस्ट्री है ना, ज़्यादातर रिएजेंट्स के बेसिस पे ही हो जाता है। मतलब हमें अगर रिएजेंट्स फैमिलियर हो ना, तो आप लोग कौन सी फंक्शनल ग्रुप को वो रिएजेंट क्या असर कर रहा है वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो मेन चीज़ देखा जाए तो रिएजेंट और उसका असर रिएक्टेंट पे, ये मेन होता है हमारे रिएक्शंस में, ठीक है। तो बस हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और दैट्स इट। अभी के लिए इतना ही, एंड बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।